वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि कार्ल मार्क्स के क्या व्यूज हैं ऑन सोसाइटी। उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट, दो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था दैट हिस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ मैन सेल्फ क्रिएशन एंड सेकेंड, मैन इज अ परपेचुअली डिससेटिस्फाइड एनिमल। सेकेंड चीज क्या थी कि सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टू थिंग्स, forces of production and relations of production. Now from this video we are going to learn about the third thing. What is Marx systemic view? अब इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो दो चीजों से मिलकर उसका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। वो चीज है सोशल सुपरस्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया था, एफओपी एंड आरओपी। देखो, जैसे जैसे हम वीडियोस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये जो वर्ड्स हैं इनके ना शॉर्ट फॉर्म्स पता होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफओपी फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आरओपी फॉर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये जो दोनों फैक्टर्स और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इन दोनों को साथ में मिलाकर क्या बनता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है सोसाइटी का। यहाँ पे पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, represents the centrality of material or economic forces and shape the whole mode of production. कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो कि मटीरियलिस्टिक फोर्सेस भी है सोसाइटी के, वो मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हमको पता है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स, स्किल्स, एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, मैन। तो टूल्स एंड मैन साथ में मिलकर क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन है वो क्या है, मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, उसी को कहा हुआ है कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डज ही सेज, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स का मटीरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान है। तो वो क्या कहते हैं, यही जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये अपने बेस से क्या सोशल सुपर स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है ऑफ सोसाइटी। अब ये सोशल सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, इट इंक्लूड्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी सच एज कल्चर, लॉ, एजुकेशन, स्टेट, फैमिली, रिलीजन। इट इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज चेंज्ड बाय इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, कार्ल मार्क्स बोलते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है उन दोनों को मिलाकर बनता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो। एंड सोशल सुपरस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एफओपी और आरओपी के अलावा जितनी भी चीजें हैं सोसाइटी में, जैसे कि ये रहा फैमिली, रिलीजन, कल्चर, लॉ एंड बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल सुपरस्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। कार्ल मार्क्स का बोलना है कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोशल सुपरस्ट्रक्चर को फ्रेम करता है। जिस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसी तरीके से सोसाइटी में लॉ बनेगा, उसी तरीके से रिलीजन की धारणा होगी, उसी तरीके का कल्चर चलेगा, उसी तरीके से फैमिलीज होंगी। कैसे? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उसमें फैमिलीज में क्या चेंज आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अर्बनाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन होने के कारण लोग अपने गांव को छोड़कर टाउन्स एंड सिटीज में रहने चले गए। तो क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली हुआ। समझ रहे हैं आपकी किस तरीके से जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो सोसाइटी के सोशल सुपरस्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है। तो यही कार्ल मार्क्स का बोलना है कि सबसे पहली चीज तो नेचर है, नेचर से ही हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर नेचर से जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिलेशंस एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, उसके कारण प्रोडक्शन होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके कारण जो बाकी के सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि जो सोशल सुपरस्ट्रक्चर है उसका क्रिएशन होता है। सो आई होप सो ये इतना मार्क्स सिस्टमिक व्यू आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज ये जो मैं फ्लो चार्ट्स बना रही हूँ, ये जो मैं पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, या तो आप पेन पेपर लेकर बैठो और इसको ना नोट करते जाओ, क्योंकि यही नोट्स है, यही, इसको आप माइंड मैप्स बोल सकते हो, इसको आप फ्लो चार्ट्स बोल सकते हो, इसको आप शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, इसको आप समरी बोल सकते हो, जो बोलना है वो बोल सकते हो। एट लास्ट आपको यही हेल्प करेंगे, क्योंकि आप यूट्यूब पे कहीं और भी चले जाओ,
सब आपको बुक के पैरास लगा के पढ़ाएंगे, कोई आपको इतने कलरफुल तरीके से और इतने अच्छे से इसको सेग्रीगेट करके नहीं प्रेजेंट करेगा। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल अपलोड इट। बट मैं ये बोल रही हूँ कि साथ में ना पेन पेपर रख के बैठो और इसको ना ड्रॉ करते चलो। नाउ मार्क्स सिस्टम एक व्यू हो गया। इसके बाद इसका एक और फ्लो चार्ट है, वो रहा ये। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये दोनों जो फ्लो चार्ट्स हैं वो आपको बनाना है, ये कंपल्शन है। ये जितना भी स्क्रीन में चल रहा है ना, ये सब आपको फ्लो चार्ट्स तो बनाने ही बनाने हैं और ये पॉइंट्स भी लिखने हैं। जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को समझ के आपको ये पॉइंट्स उसमें ऐड करना है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब किस तरीके से हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोशल सुपरस्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। पिछले वाले फ्लो चार्ट में यही देखा हमने कि कार्ल मार्क्स ने बोला है कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, वो मिलके सोसाइटी के सोशल सुपरस्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम वही समझेंगे कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैव टू पार्ट्स, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, ये ना यहाँ पे ना एरो गलत बन गया है, आई एम सो सॉरी, इसको आप चेंज कर लेना, ये एरो ऐसा है, ठीक है। जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, दे शेप सोशल सुपरस्ट्रक्चर। क्यों? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में कौन आते हैं? मैन, लिविंग थिंग्स। तो सोसाइटी किससे कॉन्स्टिट्यूटेड है? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग से कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो शेप करेंगे सोशल सुपरस्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो सोशल सुपरस्ट्रक्चर है, इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का इमर्जेंस हो गया। यहाँ पे जैसे भी फैमिलीज हैं, यहाँ पे जो भी कल्चर है, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे जो भी लॉ है, उसके कारण क्या होगा, जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उनकी फंक्शनिंग में हेल्प होगा। कि एक बार ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं और चीज समझाती हूँ। बोथ द फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन change continuously and together constitute economic infrastructure। दोनों ही forces of production and relations of production change होते रहती है and इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? economic infrastructure of society। Second, nature of economic infrastructure will result in similar superstructure forming a typical organization of society called mode of production। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जिस तरीके का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सोसाइटी में, सिमिलर टाइप का सोशल सुपर स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाला है। क्यों? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दो ग्रुप्स में डिवाइड है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, एक तरफ वर्कर्स हैं। ये हो गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इससे सोशल सुपरस्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है? पहली चीज, न्यूक्लियर फैमिलीज कैसे इमर्ज होंगी वो हमने समझ लिया। दूसरी चीज, अब मान लीजिए लॉ या फिर कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो लॉ कौन बनाता है? कल्चर डोमिनेंट किसका होता है? जो लोग मेजोरिटी में होंगे, जिनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डोमिनेंस होगा, उनका ही तो रिलीजन पे, लॉ पे, कल्चर पे भी डोमिनेंस होगा। तो कल्चर कैसा होगा? हो सकता है जैसे हमारे यहाँ होता है अनटचेबल्स का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो हिंदूज थे वो डोमिनेंट थे, तो कल्चर क्या था हमारा कि जब अनटचेबल्स जाते हैं सो दे हैव टू क्लैप, ठीक है। तो ये इस तरीके से सोशल सुपरस्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। वैसे ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका डोमिनेंस है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सोशल सुपरस्ट्रक्चर में भी जो रिलीजन है उसमें किसका डोमिनेंस होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट का। कल्चर में किसका डोमिनेंस होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट का। कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं वो ओकेजन सेलिब्रेट किए जाएंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने लॉ बना दिया, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने लॉ बना दिया कि आपको 10 घंटे काम करना है दिन में, जिसके लिए आपको एक दिन का 5 रुपए मिल रहा है, तो वही लॉ बन जाएगा। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोसाइटी के सोशल सुपरस्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। इसके बाद कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके कारण क्या हो गया है, एक पूरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो स्टैब्लिश हो गई है अब सोसाइटी में। अब सोसाइटी इसी तरीके से चल रही है। तो इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं, पूरा ये जो प्रोसेस है इसको कार्ल मार्क्स ने बोला दैट इट इज नोन एज द मोड ऑफ प्रोडक्शन।
इसी चीज को आप एक मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। आगे जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन की, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एंड डिफरेंट सोशल सुपरस्ट्रक्चर होगा। पर अभी समझने के लिए आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आते हैं FOP एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इट हेल्प्स इन शेपिंग सोशल सुपरस्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे शेप द सोसाइटी, एंड जो सोसाइटी है उसमें जो फैमिलीज हैं, लॉज हैं, कल्चर है, रिलीजन है, इट फर्दर हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। इसी के कारण फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को हम फंक्शन कर सकते हैं प्रॉपरली। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ एट लास्ट, तो हमारा यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है वो खत्म होता है। हर एक टॉपिक के बाद आपको उसका क्रिटिसिज्म पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में इट इज वेरी ऑफनली आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज प्रोडक्शन इज कलेक्टिव while control of forces is private, that is it is in the hands of capitalists। देखिए, हम कह रहे हैं जो सोसाइटी है, अब मान लीजिए सोसाइटी में एक कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कपड़ा क्या सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है? नहीं, उसको तो स्लेव्स भी खरीद सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन है वो तो कलेक्टिव है, लेकिन जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, वो फिर प्राइवेट क्यों है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस हो गई ना, कि आप तो बोल रहे हो कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कलेक्टिव है, वो उसको सब यूज कर सकते हैं, तो फिर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कुछ कम लोगों के हाथ में क्यों है? वो भी कलेक्टिव क्यों नहीं है? उसमें भी स्लेव्स का प्रॉपर शेयर क्यों नहीं है? तो ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का। सेकेंड, ये जो एक सोशियोलॉजिस्ट के टॉपिक को क्रिटिसाइज करने के लिए हम दूसरे सोशियोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल कोट करते हैं। तो सेकंड है यहाँ पे कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने बोला है कि जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स ने दी है, ही एड्रेस्ड इट एज इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म। इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म क्यों? क्योंकि आप अपना दिमाग लगाइए, कार्ल मार्क्स ने बोला क्या कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है हर चीज का बेस, उससे ही है जो आगे की सोसाइटी बन रही है। तो वो कहते हैं कि आपने हर चीज जो है ना वो इकोनॉमिक चीजों पे ही बेस कर दिया है, इकोनॉमिक चीजों को आपने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। आपने बोला है कि मटीरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ही हैज इग्नोर्ड द आइडियाज, दैट्स व्हाई कार्ल पॉपर सेज that his theory of historical materialism is considered as economic reductionism, and he has ignored the ideas of the people. Now third, he overemphasized conflict. Simmel says conflict has its own functions. अब देखिए, from the very starting, पहले वीडियो से मैं ये बोल रही हूँ, दो स्टार्क डिफरेंस है दो ग्रुप्स के बीच में, उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उनकी आइडियोलॉजी के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो जॉर्ज सिमेल बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने ना कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें क्या होती है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण ही तो चीजें चल रही हैं। अगर सब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट ही बन जाएंगे तो काम कौन करेगा, है ना? या फिर सब लोग स्लेव्स बन जाएंगे, सब लोग वर्कर्स बन जाएंगे, तो फिर इंडस्ट्रीज को ओन कौन करेगा? तो कॉन्फ्लिक्ट का भी अपना एक फंक्शन है। तो ये कहते सिमिल ने कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया है। नाउ फोर्थ, कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू रिलेशंस, बट डेरेनडॉर्फ सेज इट इज बिकॉज ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी सी नई बात बोलते हैं। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि रिलेशंस अलग है मैन के, है ना? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका रिलेशंस अलग, उसके रिलेशंस अलग हैं किसके साथ? थिंग्स के साथ। उसकी ओनरशिप की रिलेशन है और विद द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। लेकिन उसके ही अपोजिट में जो वर्कर्स हैं उनका कोई ओनरशिप का रिलेशन नहीं है थिंग्स के साथ। लेकिन जो डेरेनडॉर्फ बोलते हैं कि ये जो आपने रिलेशंस बताया ना चीजों के बीच में, इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो अथॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर है वो कहते हैं कि ना इसमें कैपिटलिस्ट की भी गलती नहीं है बेचारे की, वो भी क्या करने लगे हैं, अब उनके पास पैसा है तो उनकी गलती थोड़ी ना है। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर, ये जो अथॉरिटी का स्ट्रक्चर ये फ्रेम हो गया ना सोसाइटी में, ये गलती उसकी है जिसके कारण जो वर्कर्स है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सो वी हैव डन फोर्थ एंड फिफ्थ, ही फोकस्ड ऑन मैक्रो रियलिटी एंड इग्नोर्ड माइक्रो चेंजेस ऑफ सोशल लाइफ। मैक्रो रियलिटी मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ बाहर की चीजों पे ध्यान देते हो,
है ना, कि इंडिविजुअल के बाहर क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी में क्या चेंज हो रहा है, सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, इसलिए जो है सोसाइटी की चीजों में चेंज हो रहा है। बट आपने माइक्रो चेंजेस में स्टडी किया, चलो आपने बोल दिया कि वर्कर्स, अर्बनाइजेशन के कारण वर्कर्स टाउन्स एंड सिटीज में आ गए, उनकी लिविंग कंडीशंस खराब हो गई, आपने बाहर की सिचुएशंस को देख लिया, लेकिन उनकी मेंटल स्टेटस का क्या, वो अंदर जिस तरीके से डिप्रेस्ड हो रहे हैं उसका क्या। सो दैट्स व्हाट हैज बीन सेड टू क्रिटिसाइज कार्ल मार्क्स, कि आपने मैक्रो रियलिटीज पे तो ध्यान दे लिया, पर माइक्रो रियलिटीज पे कौन ध्यान देगा। सो दीज आर दी 5 criticism ऑफ कार्ल मार्क्स, एंड हियर वी एंड आवर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट, आई एम गोइंग टू एड्रेस इट, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो।